मेरी बीवी बहुत प्यारी थी, मैं इसकी हर बात मानता था। एक दिन वो मुझसे बोली, मेरी एक ही बहन है और वो भी बेवा, छत पर एक कमरा बनवा दो, मैं अपनी बहन को वहां रख लूंगी। मैं मान गया। मैं जब अपनी साली से मिलने जाता तो बीवी कहती वो शरीफ पर्दा करती है। जब एक रात छत पर अजीब सी आवाजें आने लगी तो मैं छत पर भागा, पर बीवी रोकने लगी, पर मैं ना रुका। छत पर पहुंचकर रूह फना हो गई। मेरा छोटा सा घर था, बस 2 ही कमरे थे। एक में मेरी बहन और दूसरे में मैं और मेरी बीवी रहा करते थे। कुछ अरसे पहले ही मैंने शादी की थी। मेरी बीवी अनम बहुत ही खूबसूरत थी। मैं पूरी तरह उसके इश्क में पागल था। मैंने उससे मोहब्बत की शादी की थी। वो मेरी बहन की दोस्त थी और अपनी बहन की वजह से ही मेरी उससे जान पहचान हुई थी। बड़ी अजीब सी बात थी कि मैं कभी अनम के घर नहीं गया था, ना उसके घर वालों को जानता था। हमारी शादी से पहले अनम ही हमारे घर आती थी। मेरी और उसकी मुलाकात हो जाती थी। पहले मुझसे लगता कि वो मेरी बहन के साथ उसके कॉलेज में पढ़ती है, लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चला कि वो दोनों एक कॉलेज में नहीं पढ़ते और ना ही उनकी दोस्ती किसी कॉलेज या सेंटर वगैरह में हुई है, बल्कि मेरी बहन को अनम किसी दावत में मिली थी और वहीं से इन दोनों की दोस्ती भी शुरू हो गई थी। मेरी बहन भी अनम के घर वालों को नहीं जानती थी और ना ही कभी अनम के घर गई थी, बल्कि हमेशा वही हमारे घर आती थी। वो इस कदर खूबसूरत थी कि कोई भी उसे देखता तो उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता। वो पर्दादार भी थी, हमेशा पूरे हिजाब में ही हमारे घर आती थी और इसकी ये बात मुझे इससे मजीद मोहब्बत कर देने पर मजबूर कर दिया करती थी। उसे देखकर अंदाजा होता था कि वो एक शरीफ घराने से ताल्लुक रखती है। किस्सा जुलेखा मैंने सुना था कि यूसुफ को देखकर मिस्र की औरतों ने अपने हाथ काट लिए थे और मैं सोचता था कि ऐसा कैसे मुमकिन है, लेकिन जब मैंने अनम को देखा तो मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं अनम को देखकर इस तरह अपने होश हो सकता हूँ तो फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के बहुत ही खूबसूरत नबी थे। मिस्र की औरतों ने अपने हाथ काटे होंगे और इन्हें तकलीफ का एहसास तक नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैं जब भी अनम को देखता तो मेरी हर तकलीफ फना हो जाती। मुझे सिर्फ इसका चेहरा ही दिखाई देता। जब मैं इसके इश्क में हर हद पार कर गया तो फिर मेरे लिए ये बात मायने ना रखने लगी कि अनम कौन है और इसके घर वाले कहाँ से है। वो जब भी हमारे घर आती मैं बहाने से अपनी बहन को किसी काम में लगा देता और खुद अनम के साथ बैठकर बातें शुरू कर देता। इसकी बातें भी इसी की तरह प्यारी थी। इसकी आवाज में भी एक जादू था। मेरा दिल चाहता था कि वो बोलती रहे और मैं सुनता रहूं। और फिर एक दिन मैंने उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का रंग बदल गया था। उसने पहले तो इनकार किया और फिर कहने लगी, हमारे यहाँ गैर बरादरी में रिश्ता नहीं करते। अगर मैं आपसे शादी की हामी भरती हूँ तो मुझे अपना घर बार सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। मैं उसकी मोहब्बत में इस कदर अंधा हो चुका था कि बिना कुछ जाने मैंने उससे कहा कि ठीक है, तुम सब कुछ छोड़कर आ जाओ, मैं तुम्हें अपना लूंगा। पहले तो उसने इनकार किया, उसके चेहरे पर कुछ खौफ सा था, लेकिन 2-4 दफा जब मैंने बार बार इसरार किया और फिर अपनी बहन को भी इस मामले में मिलाया तो उसने अनम को न जाने क्या कहकर राजी कर लिया। मैं इस तरह उसकी बदनामी होती और ज़बाना उसे एक भागी हुई लड़की कहता। इसलिए मैंने अनम से कहा कि मैं एक दफा तुम्हारे घर रिश्ता भिजवा देता हूँ। मेरे माँ बाप तो नहीं थे, लेकिन मैं अपनी फूफो से बहुत मोहब्बत करता था। मैंने अनम से कहा कि मैं फूफो को और अपनी बहन को तुम्हारे घर भेज कर देखता हूँ कि क्या पता तुम्हारे घर वाले राजी ही हो जाएं, क्योंकि मेरी नौकरी बहुत अच्छी है। लेकिन अनम ने इनकार कर दिया। कहने लगी, ऐसी गलती हरगिज भी मत करना। मेरे घर वालों को जरा सी भी भनक पड़ गई तो मेरा घर से बाहर निकलना बंद हो जाएगा, मुझ पर बहुत सी पाबंदियां लग जाएंगी और मेरी जिंदगी मुश्किल में आ जाएगी। वो इस कदर डर रही थी कि मैंने अपना इरादा तर्क कर लिया और कहा कि ठीक है, फिर तुम्हें जो ठीक लगता है वैसा ही कर लो। और फिर एक दिन अनम खामोशी से अपना कुछ सामान लेकर हमारे घर आई और हमने सादगी से निकाह कर लिया। इसके घर वालों को हमारे घर के बारे में कुछ भी इल्म नहीं था। इन्हें सिर्फ यही पता था कि अनम अपनी किसी दोस्त के घर जाती है, इसलिए पकड़े जाने का खौफ नहीं था। और यूं मैंने और अनम ने खूबसूरत जिंदगी का आगाज कर लिया। मेरी फूफो इस निकाह में शरीक हुई थी और वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। बार बार यही कह रही थी कि इस तरह निकाह करने की क्या जरूरत है, ये लड़की कौन है, इसके घर बार वाले किस जात के हैं, रिश्ता अपने जैसे लोगों में किया जाता है। तुम्हारा बाप भी नीच जात की औरत को उठा कर ले आया था, जिसका खमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। इसलिए निकाह करने
बोलने से पहले कुछ छानबीन तो कर लेते, ऐसा ना हो कि ये कोई आवारा औरत निकले। फूफो के मुंह से अनम के लिए इस तरह की बात सुनकर मेरा दिल दुखी हो गया था। मैंने फूफो से कहा कि अनम हरगिज ऐसी लड़की नहीं, आप इसे मेरी माँ से तशबिया ना दें। वो मेरी माँ की तरह आवारा और बदचला नहीं हो सकती। मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गई थी, क्योंकि वो भी मुझसे मोहब्बत करती थी। अलबत्ता अनम के साथ इनका रवैया कुछ अजीब सा था। अनम और मेरी जिंदगी का सफर आगे बढ़ना शुरू हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि वो ना सिर्फ दिखने में खूबसूरत थी, बल्कि उसका दिल इससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत था। उसने मेरी बहन को सीने से लगा लिया और हमारे घर में खुशियां रक्स करने लगी। मुझे घर में किसी किस्म की लड़ाई झगड़ों का सामना नहीं करना पड़ा। मेरी माँ तो बचपन में ही हमें छोड़ के चली गई थी। अलबत्ता अब्बा का इंतकाल कुछ अरसा पहले हुआ था। उस वक्त से मैं और मेरी बहन अकेले ही रह रहे थे। अनम ने आकर हमारी तन्हाई मिटा दी थी और घर में एक रौनक और चहल पहल सी लगी रहती। शादी को 2 महीने ही गुजरे थे कि एक दिन मैं दफ्तर से लौटा तो मैंने देखा कि अनम बिस्तर पर औंधे मुंह लेटी रो रही थी। उसका वजूद सिसकियों से हिल रहा था। मैं घबरा गया, फौरन उसके पास गया, उसे उठाया। वो बड़ी मुश्किल से सांस ले रही थी। मैंने जल्दी से उसे पानी पिलाया और पूछा कि क्या हुआ है। मुझे लगा कि शायद हमारे घर में भी अब रवायाती झगड़े शुरू होने वाले हैं। नंद भाभी की कोई लड़ाई हुई है। अनम ने मेरी बात का कोई जवाब ना दिया। मैंने फिर इससे पूछा कि क्या हुआ है। अनम मुझे बताओ तो सही। वो कहने लगी कि ये बात मुझे आपको बताते हुए शर्म आती है, मगर मैं क्या करूं कि मैं मजबूर हूं। अनम की बात सुनकर पहले तो मैं परेशान हुआ। न जाने ऐसी कौन सी बात है जिसे बताते हुए वो खौफजदा हो रही है। पहला ख्याल तो मुझे यही आया कि कहीं मेरी बहन से इसकी कोई शदीद लड़ाई ना होगी हो। मैं घरेलू मसाइल से खौफ खाता था और घर में लड़ाई झगड़ों से भी मुझे डर लगता था। मैंने अनम का हाथ पकड़ा और उससे पूछा कि क्या तुम्हारी अपनी दोस्त से लड़ाई हो गई है। मेरा इशारा अपनी बहन की तरफ था, मगर मैंने जानबूझकर दोस्त का लफ्ज इस्तेमाल किया। मेरी बात सुनकर उसने इनकार में सर हिलाया और जो बात कही उसे सुनकर मैं हैरान रह गया। इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। वो मेरे गले लगकर रो रही थी और कह रही थी कि उसकी बहन की तबीयत ठीक नहीं है। मेरे भागने की वजह से उसकी बहन पर घर वालों ने बहुत जुल्म किया है। अब वो उसकी शादी किसी बूढ़े से करना चाहते हैं, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। वो रोते हुए कह रही थी कि मेरी वजह से मेरी बहन को इतना जुल्म बर्दाश्त करना पड़ रहा है। मेरे भाई बहुत सख्त है। वो मेरी बहन को मेरे किए की सजा देकर रहेंगे, क्योंकि इन्हें लगता है कि जैसे मैंने भागकर शादी की है वैसे ही ये करेगी। अगर वो इनकी बात नहीं मानेगी तो वो उसे मार देंगे। इसकी बात सुनकर मैं भी परेशान हो गया। ये तो अजीब मुसीबत खड़ी हो गई थी। अनम को घर से आए 2 महीने होने वाले थे। आज न जाने कहां से उसे इसकी बीमार बहन की खबर मिल गई थी और फिर एकदम ही वो मेरे कदमों में बैठ गई और कहने लगी, अहमद, मैं आपसे एक छोटी सी इल्तिजा करती हूँ। आप मेरी बहन को हमारे घर में जगह दे दें। वो कहाँ जाएगी। वो हाथ जोड़े कहने लगी, अहमद, घर की छत खाली पड़ी है। अगर आप एक छोटा सा कमरा बनवा दें तो मैं अपनी बहन को ऊपर रख लूंगी। वो भी हमारे साथ रह लेगी। मेरी बहन बीमार है। इनकी जात से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं खुद अपनी बहन का ख्याल रखूंगी। अपनी बीवी को अपने कदमों में बैठा देखकर मैं तड़प उठा। फौरन उसे सीने से लगा लिया। कहा कि तुम्हारी जगह मेरे दिल में है, तुम मेरे कदमों में ना बैठा करो। एक छोटी सी बात के लिए तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो। मुझे 1 हफ्ते का वक्त दो, मैं ऊपर कमरा तामीर करवाता हूँ, फिर तुम अपनी बहन को ले आना, और अगर चाहो तो तब तक इन्हें आलिया के कमरे में रहने दो। अनम कहने लगी, नहीं, मैं 1 हफ्ते बाद अपनी बहन को ले आऊंगी। दरअसल वो पर्दा करती है और किसी के सामने भी नहीं आना चाहती, क्योंकि इन्हें कुछ बीमारी है जिसकी वजह से उसकी हालत देखने के लायक नहीं है। इसलिए आप ऊपर कमरा बनवा दें तो फिर मैं उसे आराम से ले आऊंगी। उसके चेहरे पर एक सुकून आकर ठहर गया था और मुझे भी तसल्ली हो गई थी। मेरी बीवी उम्मीद से थी। हमें ये खुशखबरी पहले कुछ ही दिन हुए मिली थी, इसलिए मैं उसे परेशान नहीं देखना चाहता था। मैंने अगले ही दिन से कमरे की तामीर शुरू करवा दी और आलिया को हदायत की कि वो हर वक्त मेरी बीवी के साथ रहे, ताकि वो तन्हाई में अपनी बहन को याद करके आंसू ना बहाए। 1 हफ्ते बाद कमरा तामीर हो गया। मैंने एक छोटा सा कमरा बनवा कर जरूरी सामान डलवा दिया था। एक दिन जब मैं दफ्तर से लौटा तो अना मुझे कहीं नजर न आई। मैंने उससे आवाज लगाई तो आलिया ने मुझे बताया कि भाभी अपनी बहन को लेकर आई हैं और इनकी बहन छत वाले कमरे में है। मैंने सोचा कि जाकर अपनी साली से मुलाकात कर लूं। आज तक मैंने उसे देखा भी नहीं था। इसे
तरह सलाम दुआ हो जाएगी और वो घर का ही फर्द बन गई थी और उसे इतनी तकलीफ हमारी वजह से उठानी पड़ी थी, इसलिए मैं उनसे माजरत भी करना चाहता था। लेकिन जैसे ही मैंने छत पर जाने के लिए पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो मेरी बीवी जो मेरी आवाज सुनकर ऊपर से आ रही थी उसने मुझे रोक दिया। कहने लगी, मानो आराम कर रही है, आपको ऊपर आने की जरूरत नहीं है। इसकी बात सुनकर मैं वहीं रुक गया। वो नीचे चली आई, उसके चेहरे पर बड़ी खुशी थी। खुशी से मेरे गले लगकर कहने लगी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बहन मानो को इस घर में जगह देकर मुझ पर बड़ा एहसान किया है। उसे खुश देखकर मैं भी खुश हो गया था। इस हालत में उसका खुश होना बहुत जरूरी था। वो मुझे बहुत अजीज थी और इससे जुड़ी मेरी औलाद तो मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी थी। अगले दिन मुझे दफ्तर की छुट्टी थी। मैं सुबह देर से सोकर उठा तो मेरी बीवी कमरे में नहीं थी। मैंने मुंह हाथ धोया और कमरे से निकला तो आलिया ने मुझे नाश्ता बना कर दिया। मैंने आलिया से अनम का पूछा तो वो कहने लगी, भाभी तो अपनी बहन के कमरे में है। आलिया ने मुझे बताया कि अनम नाश्ता करते साथ ही ऊपर चली गई थी। मैंने सोचा कि कुछ ही देर बाद मैं भी ऊपर जाकर अपनी साली से मुलाकात कर लूंगा, लेकिन बातों बातों में आलिया कहने लगी, भाई आप भाभी की बहन के कमरे की तरफ ना जाएं। भाभी ने कहा है कि इनकी बहन किसी से नहीं मिलना चाहती। मुझे तो लगता है कि शायद वो अभी तक आपसे नाराज है और भाभी ये बात खुलकर आपसे नहीं कह पा रही, इसलिए बेहतर ये है कि आप कुछ दिन एहतियात कर लें। आलिया ने बहुत सोच समझकर ये बात की थी और काफी हद तक मुझे इसकी बात ठीक भी लगी थी, इसलिए मेरे ऊपर जाने का इरादा तर्क कर दिया और वापस नाश्ते के बाद कमरे में आराम करने लगा। सारा दिन आहिस्ता आहिस्ता ही गुजर गया और दोपहर के बाद अनम कमरे में वापस आई तो मुझे देखकर माजरत करते हुए कहने लगी, मानो की तबीयत ठीक नहीं थी, बस इसलिए मुझे इसके पास रुकना पड़ा। मैं अनम से नाराज तो था, लेकिन इस बात का इजहार करके उसे यह एहसास नहीं दिलाना चाहता था कि उसकी बहन के आने से मुझे कोई परेशानी है, वरना उसे लगता कि शायद मैं उसकी बहन के आने पर खुश नहीं हूँ। इसलिए मैंने मुस्कुराकर बात को खत्म कर दिया और वो भी खुश हो गई। लेकिन फिर ये सिलसिला चल निकला। वो सारा दिन अपनी बहन के कमरे में रहती, जब नीचे आती तो माजरत कर लेती। जैसे जैसे अनम के हमल के दिन गुजर रहे थे उसकी तबीयत काफी खराब हो रही थी। मैं उसे लेकर अस्पताल गया तो डॉक्टर ने उसको सीढ़ियां चढ़ने पर पाबंदी लगा दी। ये सुनने के बाद वो परेशान हो गई क्योंकि उसकी बहन का कमरा ऊपर था और वो कई दफा ऊपर के चक्कर लगाती थी। मैंने उससे कहा कि अब से तुम्हारी बहन का ख्याल आलिया रखेगी और तुम बिला जरूरत सीढ़ियां मत चढ़ना। ये सुनकर उसने कोई जवाब न दिया, बस खामोश हो गई। मगर अगले दिन जब मैं सोकर उठा तो वो फिर ऊपर चली गई थी। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैंने खुद पर काबू पा लिया। मैं सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंच गया ताकि एक ही दफा उसे सख्ती से ये बात समझा दूं कि वो ऐसी हरकत ना करे जिससे हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचे। लेकिन ये देखकर मैं दंग रह गया कि वो ऊपर वाले कमरे से निकलकर उसे ताला लगा रही थी। मैंने उसे आवाज दी तो वो उछल पड़ी, मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, अहमद आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने उससे कहा कि ये तो तुम मुझे बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें डॉक्टर्स ने मना किया है, फिर भी तुम ऊपर आ गई हो। आखिर तुम समझती क्यों नहीं कि इससे बच्चे को नुकसान हो सकता है? वो अपने होंठ दांतों से काटते हुए कुछ परेशान सी नजर आने लगी और फिर मेरे करीब आकर कहने लगी, बस इसे अपनी बहन का ख्याल सता रहा था। मैंने एक नजर कमरे के दरवाजे पर लगे ताले पर डाली और उससे पूछा, मानो कहाँ है? वो कहने लगी, मानो तो कमरे के अंदर है। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया और हैरत से पूछा, फिर तुम बाहर से ताला क्यों लगा रही हो? वो कहने लगी, मानो की हालत ठीक नहीं है, बिला जरूरत कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है। मुझे डर लगता है कि कहीं सीढ़ियों से गिर ना जाए, बस इसलिए ताला लगा देती हूँ। इसने बड़ी अजीब सी बात कही थी जिसका ना कोई सर था ना पैर, लेकिन इसके आगे मैं एक दफा फिर खामोश हो गया। उसने मुझसे वादा किया था कि वो आइंदा सीढ़ियां चढ़ते वक्त एहतियात करेगी और फिर ऐसा ही हुआ। कई दफा मैंने आलिया से पूछा कि वो दिन में ऊपर तो नहीं जाती। आलिया कहती कि नहीं, अब भाभी पहले जितना ऊपर नहीं जाती। ये सुनकर मुझे तसल्ली हो जाती। आलिया अनम की बहुत इज्जत करती थी क्योंकि वो दोनों पक्की सहेलियां थी और मुझे मालूम था उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखती होगी, इसलिए मैं खुद थोड़ा सा बेफिक्र हो गया था। लेकिन फिर एक दिन हमारी फूफो घर आई तो उन्हें अनम की बहन का पता चला तो उन्होंने अनम की बहन से मिलने की बात की। लेकिन हैरत तो मुझे उस वक्त हुई जब अनम ने साफ इनकार कर दिया। कहने लगी, इसकी बहन की हालत ठीक नहीं है, वो किसी से बात नहीं कर सकती। ये सुनकर फूफो को बुरा लग गया। वो कहने लगी,
لگی میں اس کی عیادت کے لیے ہی تو جانا چاہتی ہوں، میں نے کون سا وہاں جا کر اسے پریشان کرنا ہے۔ لیکن انم اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹی، کہنے لگی کہ وہ اپنی بہن کے پاس کسی کو نہیں جانے دے سکتی، اس کی بہن کی حالت دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ بات سن کر پھپھو کچھ کھٹکی اور کہنے لگی آخر تمہاری بہن کو ایسی کون سی بیماری ہے جو تم انہیں یوں سات پردوں میں چھپا رہی ہو؟ مجھے تو لگتا ہے کہ تمہارا تعلق کسی برے خاندان سے ہے، اس لیے تو اپنی بہن کا چہرہ دکھانے سے بھی ڈرتی ہو۔ پتہ نہیں تم نے میرے بچے کو کیا گھول کر پلایا جو اس نے آنکھیں بند کر کے تم سے شادی کر لی ہے، اور اب تمہاری بہن بھی اس گھر میں آ کر بس گئی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تم دونوں بہنیں بہت ہی چلاک ہو اور میرے بچوں سے یہ گھر چھیننا چاہتی ہو۔ پھپھو کی بات سن کر انم رونے لگی اور روتے ہوئے کہنے لگی میری بہن بہت نیک ہے، آپ ایسی باتیں نہ کریں۔ انم کو روتا دیکھ کر میں گھبرا گیا کہ کہیں اس کی طبیعت بھی خراب نہ ہو جائے۔ میں نے پھپھو سے ذرا سختی سے کہا کہ اگر وہ نہیں ملوانا چاہتی تو آپ کیوں ضد کر رہی ہیں؟ یہ سننا تھا کہ پھپھو غصے سے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی تو اپنی خوبصورت بیوی کا غلام ہو گیا ہے، آنکھوں دے کر سچ تجھے نظر نہیں آ رہا، یقیناً کوئی نہ کوئی بات ہے جو یہ اپنی بہن کے نام پر اوپر چھت پر کچھ چھپا رہی ہے۔ اگر اس کی بہن اتنی پردے دار ہے تو میں بھی تو عورت ہوں، مجھ سے ملنے میں کیا مسئلہ ہے؟ پھپھو کی باتیں کافی حد تک ٹھیک تھی، لیکن میں انم کی محبت میں اس قدر دیوانہ تھا کہ اس کے آنسو دیکھ کر میرا دل ٹوٹنے لگا تھا۔ میں نے پھپھو سے کہا کہ آپ مجھ سے ملنے آئی ہیں نا تو پھر انم کی بہن سے ملنے کی ضد نہ کریں، لیکن پھپھو نے میری ایک نہ سنی اور ناراض ہو کے چلی گئی اور میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا، لیکن پھر انم کی طبیعت دیکھ کر خاموش رہا۔ سوچ تو میں بھی رہا تھا کہ آخر وہ کیوں اپنی بہن کو کسی سے بھی ملوانا نہیں چاہتی، لیکن یہ سوال میں اپنی زبان پر نہیں لا سکتا تھا۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے، بظاہر سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن پھر بھی کچھ ایسا تھا جس سے میں مطمئن نہیں تھا۔ میں جب بھی اوپر جانے کی کوشش کرتا تو میری بیوی مجھے سختی سے روک دیا کرتی تھی۔ اوپر سے نیچے آتی تو اس کے ہاتھ میں چابی نظر آتی، جس کا یہی مطلب تھا کہ وہ تالا لگا کر آتی ہے۔ یہ باتیں مجھے تنگ کرنے لگ گئی تھی، لیکن پھر بھی میں کچھ نہ کہتا، اور پھر ایک رات کمرے کا دروازہ زور سے بجا۔ میں نے جیسے ہی کھولا تو عالیہ کھڑی تھی، اس کی ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ میں گھبرا گیا اور اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ بھابھی کی بہن مر گئی ہے۔ یہ سننا تھا کہ میری جان نکل گئی۔ میں نے فوراً چابیاں اٹھائی، سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ میری بیوی مجھے پیچھے سے آوازیں دے رہی تھی، مجھے روکنا چاہتی تھی۔ اس نے عالیہ کی بات نہیں سنی تھی، لیکن میں نہ رکا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ اوپر جا کر پہلے تصدیق کر لوں۔ میری بیوی کی حالت ایسی نہیں تھی کہ میں اسے سیدھا اس کی بہن کی موت کی خبر سنا دیتا۔ میں نے جیسے ہی اوپر جا کر تالا کھولا اور اندر قدم رکھا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ بستر پر پڑا بے جان وجود دیکھ کر میں پلکیں جھپکانا بھول گیا تھا۔ میرے قدم جیسے زمین پر جم گئے تھے۔ میں نے بڑی مشکل سے ایک ایک قدم کا فاصلہ طے کیا تھا اور اس وجود تک پہنچا تھا جو اب بستر پر بالکل بے جان پڑا تھا۔ میری بیوی میرے پیچھے اوپر چلی آئی تھی اور عالیہ بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ایک نظر انم پر ڈالی اور بڑی مشکل سے اس سے پوچھا یہ تمہاری کون ہے؟ انم نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا اور اس عورت کا ہاتھ پکڑ کر وہ بری طرح رونے لگی تھی۔ عالیہ کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ میں نے عالیہ کو بازو سے پکڑا اور اس سے پوچھا کیا تم جانتی تھی کہ یہاں کون رہتا ہے؟ کیا تم نے انم کی ماں کو دیکھا تھا؟ تم یہ بات مجھ سے کیسے چھپا سکتی ہو؟ بتاؤ یہ عورت میرے گھر میں کیسے داخل ہوئی؟ تم دونوں نے مل کر مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا، میں تم دونوں کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میں نے تیش کے آلے میں کمرے کی چیزیں توڑنا شروع کر دی تھی۔ نہ جانے یہ غم تھا یا پھر غصہ، جو بھی تھا میں اپنے ہوش آواز کھو بیٹھا تھا۔ اگر میری بیوی امید سے نہ ہوتی تو شاید میں اس کی جان لے لیتا۔ اس نے میرے ساتھ محبت کے نام پر سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں کیا تھا۔ میرا یہ حال دیکھ کر انا میرے قریب آئی، اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی اب یہ عورت اس دنیا سے چلی گئی ہے، اب ماضی کو بھول جائیں، اسے معاف کر دیں، اس کی تدفین کے لیے کچھ کریں۔ میں نے انکار میں سر ہلایا اور انم سے کہا کہ میں اس عورت کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میں صرف 7 سال کا تھا جب یہ عورت مجھے اور میری بہن کو چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ یہ بھاگ گئی تھی اس گھر سے، میرا اور اس کا تعلق اس دن ختم ہو گیا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم اپنی بہن کے نام پر اس عورت کو میرے گھر میں لاؤ گی تو میں تمہیں بھی اسی دن ہاتھ پکڑ کر اس گھر سے نکال دیتا۔ انم روتے ہوئے کہنے لگی میں نے آپ کو دھوکہ نہیں دیا، میں اماں کو ہی اس گھر میں لائی تھی کیونکہ یہ عورت آپ کی ماں اور میری بھی ماں ہے۔ اس کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گیا اور اس سے کہا کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اگر یہ عورت تمہاری ماں ہے تو اس رشتے سے پھر تو میری
मेरी बहन हुई। मेरी बात सुनकर अनम ने इनकार में सर हिला दिया। वो कहने लगी, नहीं, ये औरत मेरी सगी माँ नहीं थी। जब तुम्हारे बाप ने इस औरत को अंधेरे में इन्हें तलाक देकर धक्के मारकर घर से निकाला था ना, तब ये हमारे घर चली आई थी। क्योंकि मेरे अब्बा तुम्हारी अम्मा के दूर के रिश्तेदार थे, उन्होंने तुम्हारी माँ को पनाह दी और खुद इनसे निकाह कर लिया। क्योंकि मेरी माँ मेरी पैदाइश पर मर गई थी और मुझे माँ की जरूरत थी। तुम्हारी माँ एक बहुत नेक औरत थी जिसने सारी जिंदगी मुझे बेटी की तरह पाला है, लेकिन वो हर वक्त आप दोनों को याद करती थी। जब वो बीमार हुई तो आप दोनों की याद में तड़पने लगी और हर वक्त इन्हें आप दोनों की फिक्र सताने लगी। इसलिए मैंने जानबूझकर आलिया से दोस्ती की और आपकी खैर खबर अम्मा तक पहुंचाती रही। मैंने सोचा भी नहीं था कि आप कभी मुझसे शादी की बात करेंगे, लेकिन जिस दिन आपने मुझे प्रपोज किया मैं घबरा गई। मुझे डर हुआ कि अब मेरा राज खुल जाएगा और फिर मैंने बिना सोचे समझे एक बहाना बनाकर इनकार कर दिया। लेकिन जब आपने बार बार इसरार किया तो मैंने ये बात अम्मा को बताई। अम्मा ने ही मुझे इस बात की इजाजत दी कि मैं खामोशी से आपके साथ निकाह करके आपकी जिंदगी में शामिल हो जाऊं। इस तरह अम्मा को खुशी होगी। अम्मा की खातिर मैंने आपकी मोहब्बत को कबूल कर लिया और खामोशी से इस घर में चली आई। मेरे अब्बा को भी इस बात का इल्म था कि मैंने आपसे शादी की है, मगर वो अम्मा की खातिर राजी हो गए। लेकिन मेरी बदकिस्मती थी कि मेरी शादी के 2 महीने बाद ही अब्बा का इंतकाल हो गया और अम्मा बिल्कुल तन्हा रह गई। इसलिए मजबूरन मुझे अम्मा को यहाँ लाना पड़ा। लेकिन मैंने झूठ का सहारा लिया और अम्मा को ऊपर के कमरे में छुपा दिया ताकि आपको ये ना पता चल सके कि मेरी और आपकी माँ एक ही औरत है। आपकी माँ ने मुझे पैदा नहीं किया, लेकिन एक माँ से बढ़कर मुझे पाला। अगर आपको किसी ने आपकी माँ से बदगुमान किया है और जुदा किया है तो वो आपकी फुप्पो हैं। आपकी फुप्पो को आपकी माँ से हसद थी। वो चलती थी इस बात से कि आपके अब्बा अम्मा का इस कदर ख्याल क्यों रखते हैं, इसलिए उन्होंने जानबूझ के बदगुमानी और नफरत के ऐसे बीज बोए कि आधी रात के अंधेरे में आपके वालिद ने शक में आकर अम्मा को न सिर्फ तलाक दी बल्कि रात के अंधेरे में घर से ही निकाल दिया। और सारी जिंदगी आप लोग और खानदान वाले यही समझते रहे कि अम्मा रात के अंधेरे में किसी के साथ भागी है, जबकि अम्मा तो कई दफा आप लोगों से मिलने के लिए भी आई थी, लेकिन हमेशा आप लोग मिलने से इनकार करते थे। जब मैं अम्मा को यहाँ लाई थी ना, तो अम्मा को यकीन था अगर आपको पता चल गया कि अम्मा कौन है तो आप एक लम्हे के लिए भी इन्हें इस घर में नहीं रुकने देंगे। इसलिए अम्मा के ही कहने पर मैं बाहर से ताला लगा देती थी ताकि आप कभी मेरी गैर मौजूदगी में अचानक अम्मा के पास ना चले जाएं। लेकिन आज अम्मा इस दुनिया से चली गई, मुझे इनके बेघर होने का खौफ नहीं रहा, इसलिए सारी हकीकत खुलकर आज आपको बता रही हूँ। आपकी अम्मा बदकिरदार नहीं थी, वो किसी आशिक के साथ नहीं भागी थी बल्कि इन्हें घर से निकाला गया था। ये बात मैं आलिया को बहुत पहले ही बता चुकी थी। जब मैं अम्मा को इस घर में लाई तो आलिया ने गले लगाकर अम्मा को अपना लिया था। हम इतनी हिम्मत ना कर पाए कि आपको सारा सच बता पाते। दिन की रोशनी में मैं अम्मा का ख्याल रखती, रात में आलिया इनके पास रहा करती थी। हम दोनों ने मिलकर इनकी बहुत खिदमत की है। आज वो इस दुनिया से चली गई, लेकिन जाते जाते भी इनकी जुबान पर आप ही का नाम था। सारी जिंदगी तो आप बेटे होने का हक अदा ना कर सके और लोगों की बातों में आकर आप अपनी ही माँ से नफरत करते रहे, लेकिन अब वो जब चली गई हैं तो अब आप बेटे होने का हक तो अदा कर दें और इनकी दफीन का सिलसिला करें ताकि इन्हें कब्र की मिट्टी नसीब हो सके। मेरी बीवी ने अपनी बात मुकम्मल करके अपने आंसू पोंछ लिए थे, जबकि आलिया अम्मा के सरहाने अभी भी बैठे धीरे धीरे रो रही थी और मैं अपनी जगह सकते के आलिम में खड़ा था। जो सारी सुना था क्या वो झूठ था जो अनम कह रही थी? अगर वो सच था तो मैंने वाकई में बड़ा खसारा उठाया था। कई दफा माँ मुझसे मिलने के लिए मेरे स्कूल के बाहर भी आई थी और मैंने हर दफा उन्हें दुत्कार दिया था। काश एक दफा मैं उनकी बात ही सुन लेता तो ये सच मुझे इनकी जुबानी पता चल जाती। मेरी फूफो मेरी माँ की नफरत में इतनी अंधी कैसे हो सकती है कि उन्होंने हम दोनों बच्चों को हमारी माँ से जुदा करके हमसे हमारा बचपन हमारी जिंदगी छीन ली। वो सारी रात मैंने अपनी माँ के लिए बैठकर रोते हुए गुजारी थी। मैंने इन्हें बहुत दफा बुरा भला कहा था। इनकी आखिरी औकात में मैं इनके साथ नहीं था। मेरी बहन और मेरी बीवी मेरे खौफ से मुझे सच नहीं बता पाई थी। यही मेरी सबसे बड़ी हार थी। और फिर अगली सुबह मैंने अपनी माँ की तदफीन कर दी। अनम मेरा बहुत बड़ा सहारा बनी थी। उसने मुझे इस गम से निकाला था, मगर आज भी मेरे अंदर एक जख्म सा है और ऐसा लगता है कि सारी जिंदगी ये जख्म भरने वाला नहीं है। मैं बस आप लोगों से यही कहूंगा कि जिसकी माँ जिंदा है वो अपनी माँ की कदर करे। गलत फहमियों और लोगों के धोखों में आकर अपनी माँ से कोई रिश्ता खत्म ना करें, क्योंकि माँ क्या होती है ये वही बता सकता है जिसकी माँ इस दुनिया से जा चुकी हो। हमारी
हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपनी राय देना चाहें तो कमेंट्स कीजिए, अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए।